हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं नीट 23 का पेपर और मेरे हाथ में कोड F1 है। देखो पेपर बहुत इजी था। मेरे ख्याल से आपका रिवीजन प्रोग्राम और सक्षम प्लस के स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर फोड़ दिया है, ठीक है ना। ऐसा मेरे पास फीडबैक आ रहा है। तो फिर भी इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन गलत है और एक एक्सरे का थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया, बट जिसको हम कर सकते हैं आराम से, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो मैं इसको डिस्कस करता हूं और मेरे ख्याल से इससे आसान पेपर तो बना ही नहीं होगा, ठीक है ना। और उसमें भी एक प्रॉब्लम में इन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो मैं बताता हूं कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग F1 कोड। और F1 कोड का पहला देखो, ये पहला ही प्रॉब्लम इन्होंने ऐसा बना दिया, मतलब इतना आसान बना रहे हो यार, थोड़ी तो तमीज रख लो। मतलब क्या रोस्ट करना पड़ेगा क्या इन नीट वालों को, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पहला प्रॉब्लम है, ये इन्होंने गड़बड़ उठा करके रख दिया। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of hollow sphere। तो ये पहला वाला मैंने बता रखा है आपको कई बार, जब कुछ भी ना दे रखा हो तो उसको हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं और दूसरा वाला हॉलो स्फीयर है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपकी मास्टर शीट के लेक्चर्स के इसके अंदर है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ने देखते ही टिक कर लिए, ठीक है ना। और फिजिक्स का पेपर 40 से 45 मिनट में आराम से आप उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये मतलब एक डिटेल्ड स्टडी का फायदा होता है कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। कई सारी चीजें ऐसी हम लोग कर लेते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्ट देख करके खत्म कर ले। अब ये प्रॉब्लम डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ये होता है √2/5r, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर देखेंगे, ये होता है √2/3r। तो अब इनका रेडियस ऑफ जायरेशन का हमें रेशियो चाहिए, तो के सॉलिड स्फीयर बाय के हॉलो स्फीयर का अगर हम रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा √3/5। बट जैसा आप देख रहे हो यहां अंडर रूट लगाना ही भूल गए। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, ठीक है ना। तो एक्चुअल आंसर हमारा √3/5 है, तो टेक्निकली ये प्रॉब्लम गलत है और इनको इसमें बोनस देना चाहिए, ठीक है ना। बट फिर भी होना क्या चाहिए, अगर हम इस हिसाब से थोड़ा जुगाड़ तंत्र अगर करें तो स्क्वायर का रेशियो 3/5 है, तो उस हिसाब से अगर हम टिक करेंगे तो आंसर ये जाएगा फोर्थ वाला। बट टेक्निकली प्रॉब्लम रॉन्ग है, इसमें बोनस मिलना चाहिए, बाकी नीट वाले जाने, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर इसमें है ही नहीं, और स्क्वायर का आंसर अगर हम देखेंगे तो दैट आंसर विल बी फोर्थ वाला, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बोनस मिलना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इजी, मतलब इससे आसान इनको प्रॉब्लम ही नहीं मिला इसमें बनाने के लिए। ये कहता है सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, इन तीनों के वर्क फंक्शन दे रखे हैं 2.14, ठीक है। ये सीजियम का दे रखा है, या आपको दे रखा है पोटेशियम का, या आपको दे रखा है सोडियम का। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दे रखी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा फोटो सेंसिटिव सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा भाई, जिसमें ई का वैल्यू ग्रेटर देन या लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू W हो। तो अब चेक करो, ये एनर्जी इन दोनों से कम है, इससे ज्यादा है। इसका मतलब सीजियम जो है यही फोटो सेंसिटिव मटेरियल फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा इसमें जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। इतनी बार हम देख चुके हैं और ये प्रॉब्लम महाघटिया प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड है। जिस बच्चे ने लास्ट मोमेंट पे जो सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम था, या लास्ट में अच्छे से जिस बच्चे ने रिवीजन किया होगा फिजिक्स के पेपर में, दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब हमें क्या पता करना है, सोप सॉल्यूशन को सोप बबल को फॉर्म करने की एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सोप बबल के अंदर 2 लेयर होती हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है। तो वो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी T इंटू ए। सरफेस सोप इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू में दे रखी है 0.03। ऐसा ही सिस्टम में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एरिया के लिए 2 लेयर लेंगे हम इंटू 4πr²। रेडियस चेक करो 2 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा 4 हो गया 16 पाई। अब 16 पाई ये मैंने कैलकुलेशन आपको कई बार बताई, 8π25 होता है। 16 पाई की वैल्यू हो गई हमारी 50। तो ये हो गया 50, 52 हो गया 100 इसमें जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ और आंसर आ जाएगा जूल। तो इस हिसाब से चेक करोगे राइट आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमने 16 पाई अप्रोक्सीमेटली 50 लिया हुआ, थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट चेक करोगे तो आपका आंसर 3 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो प्रॉब्लम नंबर 4। ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर्ड, और इसके कलर कोड हमें दे रखे हैं कलर ऑफ थर्ड बैंड। इससे घटिया क्या प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है ना। ये पूरे कलर कोडिंग पूछ लेता तो फिर भी थोड़ी बहुत तो इज्जत रह जाती। इसने बोला कि यार ये बता दो थर्ड बैंड यानी मल्टीप्लायर का कौन सा कलर होगा। तो पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो 22 शुरू के 2 कलर जो होते हैं वो डिजिट बताते हैं हमें, ठीक है ना। थर्ड वाला बैंड हमारा मल्टीप्लायर हो गया, 10 की पावर आ गया 3, ये हो गया हमारा टॉलरेंस, ठीक है ना। अब इसका हमें कलर बताना है, तो अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका BBROY GBVWG। इसके करस्पॉन्डिंग 10 की पावर 0, इसके करस्पॉन्डिंग 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 2, ये हो गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा कलर मिल रहा है, ऑरेंज, ठीक है ना।
तो ये हमारा राइट आंसर इसमें जाएगा थर्ड बैंड का ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट। आप देख रहे हो प्रॉब्लम 15 से 30 सेकंड के अंदर बहुत इजीली खत्म हो जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सीरीज एलसीआर द इंडक्टेंस इज इतना, कैपेसिटेंस इतना, रेजिस्टेंस ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। बताओ इससे सड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 √LC। अब जरा यहां देखो फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में भी है, रेडियन यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी रिजल्ट हो सकता है और फ्रीक्वेंसी का भी रिजल्ट हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि कौन से आंसर से हमारा राइट आंसर टिक बैठेगा। फिलहाल इसको करते हैं। तो 1/2 रूट अंडर LC, L की वैल्यू 10 मिली हेनरी, तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -3 और C का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 माइक्रोफराड, तो 10 की पावर -6। तो 6 और 3 9, इधर चला गया, ये 10 की पावर -8, इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2π। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, थोड़ी सी टेक्निक लगा के पाई स्क्वायर बना लो तो वो हो जाता है अपना 10। तो ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो π/2π² इंटू 10 की पावर 4। इससे हमें अप्रोक्सीमेशन में आंसर मिल जाएगा, हम वेरीफाई कर लेंगे कौन सा करेक्ट है। π² 10 हो गया, इधर से उड़ा दो तो π/2 यानी 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 3। दिस इज इन हर्ट्ज। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 और इधर बचा 2 5 जा 10 और इधर आ जाएगा 2 7 1.57 तकरीबन राउंड फिगर में हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि हमने π² बनाया, बट इससे ऑप्शन टिक कर लेंगे। इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, तो चेक करेंगे तो 1.57 किलो हर्ट्ज के आसपास आंसर होना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है, यानी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर हर्ट्ज में हमारे पास आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें रखा है 6 नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है ईएम वेव का प्रॉब्लम है, बिल्कुल महाघटिया। ये कह रहा है हाँ, इसमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए ईएम वेव वैक्यूम में चल रही है किसी मीडियम में। ये कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, श्योरिटी होगी वैक्यूम में चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच एंड एम्पलीट्यूड इज इतना। तो ई नॉट का वैल्यू, और ये एज इट इज आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेस्ट के अंदर दिया हुआ है, आपके सैप के अंदर दिया हुआ है, मास्टर शीट के अंदर दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ई नॉट बाय बी नॉट की वैल्यू सी होती है, यहां से बी नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट हो गया 48, सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 16 इंटू 10 की पावर -8। तो इसका राइट आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। आंसर चेक करेंगे तो राइट आंसर इसमें हमारा हो गया सेकंड वाला। तो आई थिंक ये चीज इजीली आ गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। खूब सारे स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम मैंने आपके मास्टर शीट के अंदर, लेक्चर्स के अंदर आपको कराए हुए हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कह रहा है फोटोवोल्टाइक डिवाइस यानी सोलर सेल। सोलर सेल का दूसरा नाम होता है फोटोवोल्टाइक। तो ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस एंड ब्रेकडाउन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जेनर डायोड को हम रिवर्स ब्रेकडाउन में लगाते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए काम करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना। स्टेटमेंट, अच्छा इसमें इन्होंने असर्शन रीजन वाला भी नहीं रखा कि भाई ये बताओ कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इस बार इन्होंने बहुत सिंपल सा रखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें काम चला लिया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इस हिसाब से चेक करेंगे, राइट आंसर 4th हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका एरर का थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, लेक्चर्स में मैंने दिया हुआ है आपको। ये कह रहा है एरर इन द मेजरमेंट विच इज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर एंड वोल्टेज इज कॉल्ड। तो टेम्परेचर और जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर करंट बढ़ रहा है, बट सडनली टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ रही है। इस वजह से आने वाले जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इन चीजों की वजह से आने वाले फ्लक्चुएशंस को हम लोग बोलते हैं, ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला, यानी इसका आंसर होना चाहिए रैंडम एरर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी फ्लक्स जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब जितना फील्ड लाइंस आएगा उतना फील्ड लाइन जाएगा, या चार्ज एनक्लोज की वैल्यू जीरो है। इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, बेकार है। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली इनसाइड, ये भी बेकार है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज यूनिफॉर्म, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही घटिया है। ये तो सीधे सीधे जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी आंसर दे देगा। राइट आंसर 4th वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको टेस्ट में दिया हुआ है, कराया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो रिवीजन वाले में भी मैंने आपको ये सवाल कराया था। ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, बड़ी अच्छी बात है, मतलब इधर से कोई करंट पास नहीं कर रहा।
तो इसका वोल्टेज बराबर हो गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज 2 वोल्ट मिल गया। अब ये जानना चाहता है आर का वैल्यू। देखो आर तभी मिलेगा जब वी पता हो, आई पता हो। अब आई कैसे पता करें? 10 में से 2 वोल्ट इधर आ गया तो 8 वोल्ट इधर बचा। फट से यहां का करंट निकालो, करंट इधर तो जा नहीं रहा, सारा करंट इधर घूम के चला जाएगा। तो जैसे ही आई आएगा यहां हम वी आई आर लगा लेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इधर से आई निकालते हैं, तो आई का वैल्यू हमारे पास हो गया 8/400 और आंसर मिल गया 1/50 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस V इक्वल्स टू आई आर लगा लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू आई की जगह आ गया 1/50 टाइम्स आर की वैल्यू बड़े इजिली मेरे पास आ गई 100 ओम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11th प्रॉब्लम ये कह रहा है an AC source is connected to a capacitor due to decrease in operating frequency, displacement current, capacitive reactance के बारे में बताना है। देखो तो ये रहा कैपेसिटर, ठीक है। मान लो आपने इसमें यहां से वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी, लेट अस से दैट ये वोल्टेज V नॉट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कैपेसिटेंस इसकी C है। सबसे पहले XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लेते हैं, तो XC का फॉर्मूला हो गया 1/ωc। ओमेगा को आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज कर रहे हो, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। आंसर ढूंढते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट गलत है, डिक्रीजेस ये भी गलत है, यानी आंसर डिस्प्लेसमेंट करंट में। तो मैंने क्या बताया हुआ है, जो वायर में करंट रहेगा वही यहां पर करंट रहेगा। वायर वाले को कंडक्शन बोलेंगे, हवा वाले को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी V नॉट बाई XC, यानी आंसर आ जाएगा V नॉट ओमेगा C। अब देखो ओमेगा कम करोगे और यहां से करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी घटाने से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। राइट आंसर इसका सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12th नंबर प्रॉब्लम, हाँ ये देखो ये आ गया आपका एक्सरे का। वैसे एक्सरे है नहीं आपके सिलेबस में, बट इन्होंने फिर भी उठा करके रख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो सिंपल कॉमन सेंस लगा करके। एक्सरे में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आता है, मेटल सरफेस से टकराता है, सारी एनर्जी फोटोन को मिल जाए तो फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। यही बेसिक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं मिनिमम वेवलेंथ फोटोन या मैक्सिमम वेवलेंथ एक्सरे। तो हमें क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है, सारी की सारी एनर्जी फोटोन को मिल जाएगी। तो ऐसा होने पर फोटोन की जो वेवलेंथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है V वोल्ट से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV। तो यहां पर एनर्जी हो जाएगी EV इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा मिनिमम यानी मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे की वैल्यू हमारे पास आ गई, विच इज इक्वल्स टू SC बाय EV। हमसे ये जानना चाह रहे हैं किसके इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो राइट आंसर हो गया इसमें हमारा फर्स्ट वाला। ये बहुत ही सिंपल था, आप लॉजिक लगा करके कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, भाई ये सवाल मतलब ये क्यों दे दिया सवाल, ठीक है ना। इसमें तो आप मतलब अगर नहीं भी फिजिक्स पढ़े हो तो भी इसका आंसर कर सकते हो, अगर आपने 9th-10th क्लास तक भी पढ़ रखी है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस भाई है ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज होता है, वेंचुरीमीटर इस पे बेस्ड ही नहीं है। हाइजन प्रिंसिपल वेव के लिए बेस्ड होता है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। राइट आंसर हम अच्छी तरह जानते हैं फर्स्ट वाला। ऐसे ऐसे सवाल दे रखे हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमने फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड बना दिया, लोग चिल्लाते रहते हैं फिजिक्स नहीं हुई, ठीक है ना। ऐसे पेपर में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने चाहिए। तो देखो ये कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब फुल वेव रेक्टिफायर का हम एक बार सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास ये लोड रजिस्टर आ गया, इधर हमारे पास 2 डायोड आ गए, मैंने खाली इसका आउटपुट डायग्राम बनाया। अच्छा, एक हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस, अगली हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस, तो हमें इधर आउटपुट मिल जाता है, ठीक है ना। रेक्टिफाइड आउटपुट हमें दोनों साइकिल में मिलता है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है ना। अब ये आउटपुट भी कांस्टेंट डीसी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर क्या करता है, इसके एसी कंपोनेंट को खत्म करना शुरू कर देता है। तो ये जानना चाह रहा है विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। तो राइट आंसर हमारा है इसके अंदर कैपेसिटर वाला। सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट 15th नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है मेटल वायर हैज मास इतना, रेडियस ये दे रखा है, लेंथ ये दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। एरर का सिंपल प्रॉब्लम है। देखो डेंसिटी हो गई मास अपॉन वॉल्यूम, वायर का वॉल्यूम लिखोगे पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। अब लगा दो एरर का रिजल्ट, डेल्टा रो बाय रो, ठीक है ना, डेल्टा एम बाय एम, और इधर आ जाएगा ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर, और इधर आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली डेटा पुट कर दो। ये हो गया डेल्टा एम, तो 2 × 10⁻³ बाय में आ गया 4 × 10⁻⁻1। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, कोई यूनिट एंड डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ रहा, कैंसिल होकर के डायमेंशन लेस हो गया।
ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर की वैल्यू आप चेक करोगे तो 1 इंटू 10 की पावर -3 बाय 3 इंटू 10 की पावर -1। ये भी काम खत्म हो गया। बस इस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा देर का नहीं है, 1 मिनट लग जाएगा। डेल्टा एल बाय एल चेक करोगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 बाय 5। अब इसमें कुछ खास नहीं है, एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लो। अब देखो आंसर परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा परसेंटेज, सॉल्व कर लो, मैंने सॉल्व किया हुआ है। राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा 1.6%। आंसर नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 16th नंबर। ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब इतना खतरनाक स्टेटमेंट में, इतना खतरनाक, ठीक है ना, कि कोई बच्चा इसको देख करके उड़ा दे, इतना खतरनाक है ये। थोड़ी रोस्टिंग तो इनकी करनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिल्ट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा बाय डी होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्क्रीन इज मूव्ड अवे, यानी कैपिटल डी को चेंज कर रहे हो तो फ्रिंजेस रिमेन्स, एंगुलर फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये डी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह करेक्ट है। दूसरा, if monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength angular fringes decreases। तो अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो यार बीटा भी तो बढ़ेगा, डिक्रीज कहां से करेगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और मेरे ख्याल से इसमें आंसर टिक करना बाएं हाथ का काम है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 17th वाला है। ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। तो हम इसको नॉर्मल लेंथ से 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यू प्रोपोर्शनल टू मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, u1 प्रोपोर्शनल टू x1 स्क्वायर, u2 पर आते हैं। ये कह रहा है स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, यानी रिलैक्स्ड स्टेट से 8 सेंटीमीटर आपने खींचा तो x2 स्क्वायर आ जाएगा। रेशियो ले लो तो u1 बाय u2 हमारा हो गया x1 बाय x2। इससे घटिया क्या प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब बिल्कुल बेइज्जती करा दी इन्होंने। तो यहां से u2 का जो वैल्यू आ जाएगा पुट कर लो यार, इसमें 16 टाइम्स u1 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 18th नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। तो एयर के अंदर हमें स्पीड मिल गई यहां पर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिस्टेंस अपॉन टाइम से करेंगे तो x बाय t1 हो गया। अब ये कह रहा है एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। ये हो गया बेटा रेयरर मीडियम, ठीक है ना। और अब बात आती है डेंसर मीडियम की, तो डेंसर के अंदर जो स्पीड है, ठीक है, v2 ले लो इसको, या v डेंसर लिख लो इसको सिंपल। तो डेंसर के अंदर जो स्पीड है वो हो गई 10x बाय t2। जानना क्या चाहता है, ये कह रहा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन आईसी, साइन आईसी का फॉर्मूला हो जाएगा रेयरर बाय डेंसर। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे नहीं रखे, हमें तो स्पीड पता है, तो स्पीड हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v के बराबर, v इक्वल्स टू c बाय म्यू वाले फॉर्मूले से। तो ये रिजल्ट बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। अब डेंसर मीडियम की स्पीड ये रही और रेयरर मीडियम की वो रही, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10t1 बाय t2 आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल IC की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 10t1 बाय t2। तो लो ऑप्टिक्स से लोग डर रहे थे, ऐसा सवाल आया ऑप्टिक्स के अंदर कि आप फूक मार के उड़ा सकते हो। राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 19th नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन। ये तो मैंने आपको कराया हुआ सवाल है। तो 12 वोल्ट 60 वॉट का जो लैंप है वो सेकेंडरी में कनेक्ट किया गया है। प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है इतना, प्राइमरी का करंट जानना चाह रहा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो पावर बराबर कर लो यार, इसमें क्या रखा है, तो VP/IP बराबर VSIS। अब मजे की बात है हमें आउटपुट पावर सीधे दे रखी है, कितनी 60 वॉट, तो इसकी जगह हमने 60 डाल दिया। इनपुट पावर की जगह 220 आ गया, तो 220 IP बराबर 60। यहां से IP का वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारे पास 3/11 एम्पियर के बराबर। 3/11 सिंप्लीफाई करेंगे 0.3 से थोड़ा सा कम, तो 0.27 एक ही आंसर मिल रहा है, डिवाइड मारने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे करके प्रॉब्लम ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है 20 फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न। ये भी मैंने आपको कराया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपने सीखा हुआ था, मैंने आपको NCERT बेस्ड वाले में भी ये कराया हुआ था। तो ये कह रहा है फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। तो ये डायग्राम बना लिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब एक फुटबॉल प्लेयर इधर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई v और वेक्टर लगा लो -j, ठीक है, ये हो गया v इनिशियल वेक्टर। ये कह रहा है ये सडनली टर्न करता है ईस्ट की तरफ, यानी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। v फाइनल वेक्टर हमारे पास हो गया v, सेम मैग्नीट्यूड का ले लेते हैं i कैप। जानना क्या चाहता है, फोर्स दैट
एक्ट ऑन द प्लेयर। तो फोर्स जो प्लेयर के ऊपर लग रही है, अब फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर, ए हम जानते हैं डेल्टा वी के प्रोपोर्शनल होता है। गेम खत्म हो गया बेचारे का, डेल्टा वी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस ये करेंगे, वी तो हो गया कॉमन, आई प्लस जे आ जाएगा। तो जिस इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ रही है, अब आई प्लस जे, आई ये हो गया, जे ये हो गया, आई प्लस जे इधर की तरफ आ गया, यानी ये जो फोर्स आ रही है ये फोर्स नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में आ रही है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा आ जाएगा इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 21, ये यार ये कितनी बार आप लेक्चर में कर चुके हो मेरे से, ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ है, बहुत से बच्चे इसके अंदर अटके भी थे, और ये मेरे को ध्यान है मैंने आपको रिवीजन प्रोग्राम में भी कराया हुआ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग खुद देख चुके हैं, एग्जैक्टली एज इट इज देख चुके हैं, कुछ खास ही नहीं है इसके अंदर। अब उसमें क्या था, मैंने जो आपको टेस्ट में दिया था, ये इसमें लैंग्वेज चेंज ए टू बी थ्रू ई, ठीक है ना, बी टू ए थ्रू ई, तो इस तरीके से वहां कंफ्यूज किया है, तो बहुत ही आसान है। तो इसमें अगर हम नेट वोल्टेज देखें 10 और 5, तो 5 बचा, ये वाला ज्यादा है, तो इस हिसाब से करंट इधर फ्लो करेगा। तो करंट जो जाएगा वो जाएगा कहां से कहां जाएगा, बी से ए जाएगा, बट ये एक्सटर्नल सर्किट में सी डी से होता हुआ जाएगा। हमें अच्छा कितना जाएगा पहले वो निकाल लें। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5, रेजिस्टेंस हो गया 10, आंसर आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। अब हमें 0.5 एम्पियर में यार एक ही आंसर दिख रहा है, ये है ही नहीं, ये तो कुछ ही नहीं करना इसके अंदर। 0.5 एम्पियर ए टू बी थ्रू ई, ए टू बी थ्रू ई, करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना। बताओ नेक्स्ट पर चलते हैं। 22 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कहां की तरफ होता है। कोई सवाल है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहां की तरफ होगा, पहले ओमेगा कहां की तरफ होता है। तो बॉडी अगर इस तरीके से घूम रही है तो ओमेगा इस तरफ होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी की देख रेख करना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन या तो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन होगा, उल्टा होगा तो रिटार्डेशन होगा, बहरहाल अलोंग द एक्सिस होगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 23rd नंबर प्रॉब्लम कह रहा है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड 280 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। बहुत ही सड़ा हुआ प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल का। तो इसमें कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन। तो हाइट का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं। तो हाइट का फॉर्मूला हो गया u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। पुट कर लो, बहुत सिंपल रिजल्ट है। u की वैल्यू हो गई 280, sin 30 डिग्री हो गया हाफ, तो ये बन गया 140 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और g की वैल्यू इसमें 9.8 दे रखी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 19600 ऊपर आ गया, नीचे 19.6 आ गया। आंसर इतना सिंपल 1000 मीटर बन गया। राइट आंसर इसका हमारा सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 24th कह रहा है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस। भाई क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। राइट आंसर हो गया इसका हमारा फोर्थ वाला। ऐसे बच्चों वाले सवाल दे रखे हैं यार इन्होंने, तो मेरे ख्याल से कर लिए होंगे आपने ये सब। नेक्स्ट, बहुत ही हार्ड, इतना हार्ड सवाल दे करके इन्होंने मतलब नाम कर लिया अपना, क्या बोला जाए। तो ये दोनों पैरेलल में, तो कैपेसिटर पैरेलल में हो गया 3 और 3 6, 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 म्यू एफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, जो कि 2 म्यू एफ दे रखा है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है एवरेज स्पीड का, और वो भी इक्वल डिस्टेंस वाला। आप सबने किया हुआ है ये, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, दोनों पार्ट इक्वल लेंथ के हैं। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हार्मोनिक मीन होती है। सिंपल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। v1 कितना दे रखा है, v1 दे रखा है v, v2 दे रखा है 2v। पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा 4v/3। राइट आंसर इसका हो गया हमारा सेकंड वाला। ऐसे खटाखट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 20 मिनट। तो बताओ कितने टाइम बाद एक्टिविटी 1/16 रह जाएगी। कितना अच्छा है ना, कितना हार्ड है, मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है हमें। तो 1/16 रह जाएगी। तो क्या सीखा है, a बराबर a0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। 1/16 का मतलब हो गया a0/16, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, n की वैल्यू मिल गई 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए 4। तो गिवन टाइम जो हो गया वो 4 टाइम्स हाफ लाइफ हो गया। दैट मींस आंसर आ गया 80 मिनट। तो राइट आंसर इसका आप देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 28 ये कह रहा है, हाँ ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कई बच्चों का ये गलत हुआ होगा, उन्होंने वो थोड़ी सी अंग्रेजी कमजोर है ना, इसलिए गड़बड़ हो सकता है। इंक्रीजेस बाय, इंक्रीजेस टू नहीं बोल रहा वो, ये कह रहा है कि टेम्परेचर दे रखा है -50, पहले तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 273, ऐड करोगे 223 केल्विन।
ये कह रहा है टू व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स का मतलब हो गया V2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ V1 प्लस V1, यानी V2 इज इक्वल्स टू 4V1। अब आरएमएस स्पीड रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, तो पुट करोगे तो T2 इक्वल्स टू 16T1, तो 16 टाइम्स 2 2 3, सिंप्लीफाई करते हैं 48 32 और 4 ये हो गया हमारा 36, 32 और 3 तो ये हो गया हमारा 35, 3568 केल्विन माइनस 273 कर लो, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, 16 में से 7 गया 9 और इधर आ जाएगा 4 में से 2 गया 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। ढूंढो आंसर, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, ये बहुतों का गलत हुआ होगा। नेक्स्ट, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है 50%, ठीक है ना। ये बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इतना, सिंक का बता दो यार, इससे खतरनाक क्या प्रॉब्लम बनाओगे। तो ईटा की वैल्यू 1 माइनस, खतरनाक मतलब ये रोस्टिंग चल रही है, खतरनाक बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो ईटा की वैल्यू हो गई 50% के हिसाब से हाफ 1 माइनस टी सिंक, और सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है 327, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 600, तो टी सिंक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है ना, और सेंटीग्रेड में करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब सेक्शन ए तो बहुत ही वाहियात, बहुत ही बकवास था, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला याद है, सवाल उड़ा दोगे। 30 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी बता दो, एल दे रखा है, आई दे रखा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, आई स्क्वायर हो गया 4, तो रिजल्ट हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, यानी 8 माइक्रोजूल, माइक्रोजूल ये मिली जूल है, माइक्रोजूल ये रहा, राइट आंसर थर्ड है 30 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 31 नंबर प्रॉब्लम, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड स्ट्रेच बाय वेट W अटैच टू द फ्री एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कितना मुश्किल है, ठीक है ना। स्ट्रेस पूछ लिया, मतलब शर्म भी नहीं आ रही इसको, स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है, और स्ट्रेस हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया W/A, यानी राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। 32 नंबर प्रॉब्लम, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस, ये तो मैंने कराया हुआ सवाल है, ठीक ना, ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा है, फॉर्मूला है बट ठीक ठाक सा है। इलेक्ट्रिक डायपोल 30 डिग्री के एंगल पर रखा है फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, टॉर्क दे रखी है, डायपोल की लेंथ दे रखी है, चार्ज पूछना चाह रहा है, लगा दो। तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, ठीक है, टॉर्क 4 न्यूटन मीटर, डायपोल मोमेंट हो गया Q इंटू डी हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, फील्ड हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन 30 डिग्री हो गया हाफ, यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, आंसर मिल जाएगा 2 मिली कूलम। सड़ा हुआ सवाल, राइट आंसर थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रॉब्लम, ये कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सेम ऐसा कराया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब एनर्जी मैक्सिमम हो, यानी इन्फिनिटी से ट्रांजिशन हो शेल के अंदर, ठीक है ना। तो बामर सीरीज की बात चल रही है, तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, और ये हो गई इनफाइनाइट, तो 1 2 3 4 ये हो गई मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। तो ये लाइमन सीरीज की आप ये बोल सकते, सॉरी बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1/2 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/R, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोल रहा है ब्रैकेट सीरीज, अब ब्रैकेट में कहां गिरेगा आकर के 4 में, तो लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी 16/R, मैंने थोड़ा ना डायरेक्ट लिख लिया यार, इतना हुआ नहीं, पेशेंस नहीं है। तो लैम्डा बाय लैम्डा डैश की वैल्यू 1/4 आ गई, लैम्डा डैश की वैल्यू 4 लैम्डा आ गई, खत्म सवाल, राइट आंसर फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 34 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्म, फंडामेंटल की बोल रहा है वो, ठीक है ना, प्रोड्यूस बाय ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। अब ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L, COP लिख दूं उसको, सॉरी OOP लिख दूं, ओपन ऑर्गन पाइप, COP होता है क्लोज्ड, तो OOP, ओके। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी COP की होती है V/4L, क्या कह रहा है भाई, रेशियो बता दो, इतना खतरनाक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी OOP बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी COP, रेशियो आ गया 2:1, राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है 35, सेक्शन ए यहां खत्म होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है, अच्छा सेम एज इट इज कराया था आपको, ठीक है ना, मास्टर शीट के अंदर भी दिया था, मैंने आपको कराया भी था कि जहां इंटेंसिटी 0 वहां पोटेंशियल निकाल लो। तो ये M मास, ये 9M मास, और हमें पहले तो पता करना है वो जगह, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, वो जगह जहां फील्ड 0 है उधर पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले ये जगह कैसे निकालेंगे, तो यहां से डिस्टेंस R1 की वैल्यू होगी √M R बाय √M प्लस √9M।
तो रिजल्ट आ गया r/4 और इधर से डिस्टेंस हो गया 3r/4, बस गया सवाल। अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, इसका पोटेंशियल यहां आ जाएगा -gm/r/4, तो 4 ऊपर आ गया, और इधर आ जाएगा -9gm/3r/4। ठीक है, तो ये रिजल्ट बन जाएगा -16gm/r। तो आंसर मिल गया हमें इसमें सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके अब इसके अंदर तो 10 प्रॉब्लम करने हैं, तो 15 ही आसान है, 10 क्या सिलेक्ट करें इसके अंदर, सीधे लाइन से उड़ा दो। कह रहा है बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, और ये स्पीड यू से फायर होती है, 24 सेंटीमीटर जाने के बाद स्पीड u/3 रह जाती है। ये वही है कि अगला डिस्टेंस ट्रैवल करने पर स्पीड 0 हो जाएगी। रेशियो वाला सवाल है, थर्ड इक्वेशन वाला कराया हुआ है, लेक्चर में आपने किया हुआ है मेरे से। तो स्पीड u से u/3 हो रही है, तो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, v² - u² बराबर 2s। तो u² - u/3 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस क्योंकि रिटार्डेशन चल रहा है, और s की जगह आ जाएगा 24। कुछ नहीं कन्वर्ट किया मैंने, एज इट इज इक्वेशन लिख ली। अब u/3 से 0 हो रही है, तो u/3 का स्क्वायर -0² -2a, और डिस्टेंस मान लेते हैं x और ट्रैवल किया, रेशियो मार लो। तो रेशियो लेंगे तो 8:1, ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय x। तो फर्दर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बुलेट वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये क्या जानना चाह रहा है, टोटल लेंथ बताओ ब्लॉक की, तो बिल्कुल बताते हैं। तो यहां से बुलेट चली u से, और 24 सेंटीमीटर के बाद यानी इतने डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड रहेगी 1/3 यानी u/3। 3 और सेंटीमीटर के बाद इसकी स्पीड हो गई 0। सही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 27 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 37 कह रहा है रेडियस ऑफ इनर ऑर्बिट, वाह भाई वाह, बता भी दी इसने, तो खुद पता होती है हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बता दो, n²z, इसमें क्या ही रखा है यार, तो n², तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में ही दे रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। ऐसे घटिया सवाल दे रखे हैं इन्होंने। 38 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग, एक बस कार वाला प्रॉब्लम। सीधे ऐसे ही टिप्स पे कराया था कि अगर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो ट्रक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, μsg, इससे ज्यादा हुआ तो डब्बा स्लाइड करेगा, कम हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा। इसने वही लिमिटिंग वैल्यू पूछ डाली, सड़ा हुआ सवाल, आप ऐसे ही डायरेक्ट उड़ा सकते हो, सीधे लेक्चर में किया हुआ है। तो ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए μg, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.15, जी दे रखा है 10, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट, 10 resistor are connected in series to battery of EMF E, negligible internal resistance and then in parallel, तो करंट n टाइम्स हो गया, n की वैल्यू बताओ। तो पहले का करंट लिख लेते हैं, तो पहले का करंट हो गया E/10R, सीरीज में है सारे। बाद का करंट हो गया, सारे पैरेलल में हैं तो E/R/10, तो I2 इक्वल्स टू n टाइम्स I1। देखते हैं क्या आता है, पुट कर दो, तो 10 E/R बराबर n टाइम्स E/10R। तो यहां से यार ये इतना सड़ा हुआ रिजल्ट निकला, n का वैल्यू मेरे पास आ गया एंड दिस वैल्यू इज 100। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 40 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ऐसा लग रहा है खतरनाक है। आगे देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, एक बॉल को ऊपर फेंकता है, बॉल पानी के सरफेस पर 5 सेकंड बाद टकराती है, हाइट बताओ। मोशन एंड ग्रेविटी का सड़ा हुआ सवाल सीखा हुआ है, एज इट इज ऐसे पहले भी इन्होंने दिया हुआ था। तो मान लो इस जगह से इसने स्टोन ऊपर उछाला, ठीक है, 4 सेकंड बाद आकर के पानी में गिरा, तो ये हाइट बता दो। तो h ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लगाओ, ut माइनस हाफ GT²। ठीक है, u की जगह h तो हमें निकालना ही है, u की जगह आ गया 4 × 4 माइनस हाफ, g की जगह 10, t² हो गया 16। आंसर हमारे पास आ गया 160 का बाय 2, यानी ये बचा हमारे पास कितना 80 और 16, तो माइनस का 64 मीटर। माइनस साइन ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हाइट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64 मीटर। राइट आंसर हो गया सेकंड। 40 नंबर प्रॉब्लम था ये। 41 नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, वाह भाई वाह, कितना खतरनाक। नेट इंपीडेंस निकालना है तो पहले एक्सएल, तो एक्सएल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल, अब ओमेगा 2πf, तो ये हो गया 100π, एल की जगह आ गया 50/π, मिली हो गया 10⁻³ ओम, तो रिजल्ट आ गया 5 ओम। XC निकालते हैं, 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू हो गई 100π, C की जगह आ गया हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। और R की वैल्यू हमें बताइए 10 ओम, तो Z निकालना है, Z की वैल्यू हो गई √XC, फेजर से निकाल लो, ऐसे ही लिख लो, जैसे मर्जी करे वैसे कर लो, आंसर मिल जाएगा 5√5।
सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं 42। ये कह रहा है सैटेलाइट इज ऑर्बिट। हाँ ये अब ये लग रहा है कि ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्या अपना ये यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम है। कह रहे 3 पाई बाई जी डी का डायमेंशन बता दो। तो सिंपल है, तो 3 पाई बाई जी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। 3 पाई का तो कुछ होना नहीं, जी का अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान लो भूल गए तो कई बार बताया भी हुआ मैंने, वो अपने जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से लिख लो। तो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये होता है हमारा जी का। डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री। तो देखो एम तो गया, ये एल गया, कुल मिला के बचा टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई बाय जी डी का टी स्क्वायर। राइट आंसर आ गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं ये कह रहे टू थिन लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ, वन इज कॉन्वेक्स अदर इज कॉनकेव, इन दोनों को एक साथ रखा गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है ना। 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय एफ। कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव हो गई, कॉनकेव की ये हो गई, ये जीरो हो गया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं ये तो सेम प्रॉब्लम है जो कराया हुआ आपको। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट ट्रुथ टेबल इज। तो ये ए आया, ये नॉट गेट है, यहाँ ए बार हो गया, यहाँ बी बार हो गया। ये एंड गेट है तो इसने ए बार डॉट बी बार किया, फिर ये नॉट होल बार। अब अपना डी मॉर्गन लगा लो, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, यानी फाइनल आंसर आ गया ए प्लस बी। यानी ये बेसिकली एक और गेट हो गया। अब और गेट का आउटपुट देख लो, 0 0 0 0 1 1, यही है आंसर। चलते हैं आगे 45 में अब हमारे पास आ जाता है ये प्रॉब्लम जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, दिया हुआ है मैंने आपको, ठीक है ना। बस अंतर कितना था कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने शायद थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट डायग्राम आपको मिलेगा। इसकी वजह से फील्ड, तो 1 की वजह से फील्ड देखोगे तो इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी क्रॉस। 2 में जो करंट चल रहा है वो हमारा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस 2 की वजह से जो फील्ड आ जाएगी डॉट, इसकी वजह से 3 की वजह से भी फील्ड आ जाएगी क्रॉस। तो B1 और B3 दोनों की दोनों है हमारी सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इनकी फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर और डायरेक्शन हो गया क्रॉस। B2 सेमी सर्कल है, इसकी फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर टाइम्स पाई और डायरेक्शन हो गया डॉट। अब ऑब्वियसली यही बड़ा है, ठीक है ना, इन दोनों की मिला करके 2 होगी, ये पाई है तो ये बड़ा है, तो इसमें से माइनस उसको कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई B2 माइनस ट्वाइस B1। तो रिजल्ट में हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कॉमन ले लेते हैं 4 पाई आर, ठीक है। अंदर क्या क्या बचेगा, पाई माइनस 2 और डायरेक्शन हो जाएगा डॉट, यानी बाहर की तरफ। अच्छा खैर इसमें हमें ये पाई भी अंदर भेजना है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर, इसको अंदर भेजे 1 माइनस 2 बाय पाई और टाइम्स डॉट। तो आप तो आंसर भी लिख सकते हो। तो पॉइंटिंग आउटवर्ड, अब इन्होंने आउटवर्ड की जगह, इनकी अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा महान थी, इन्होंने अवे लिख दिया, गलत लिखा है, बट ठीक है काम चला लेते हैं, क्या किया जाए, बनाने वाला ही गोंचू था। तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर 1 माइनस 2 बाय पाई पॉइंटेड आउटवर्ड, यानी राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। बहुत ही गोंचू था जिसने पेपर बनाया था। नेक्स्ट 46 नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 इज इतना, 80 डिग्री पर इतना, अल्फा की वैल्यू, इससे सड़ा हुआ सवाल क्या मिलेगा, तो डेल्टा आर बराबर आर अल्फा डेल्टा टी, खत्म हो गया खेल। तो अल्फा की वैल्यू आ गई डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी, सॉल्व कर लो। डेल्टा आर हो गया 6.8 माइनस 2, यानी हो गया 4.8। आर की जगह हमारे पास यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 आ गया, डेल्टा टी की जगह हमारे पास 80 आ गया। तो राइट आंसर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और 8 3, यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और माइनस 2 ही आएगा, ये मैं चाहा माइनस 2 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर देखेंगे 46 वाले प्रॉब्लम का, तो 46 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा इसमें सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं इलेक्ट्रिक डापोल। अब ये डापोल इस तरीके से रखा गया, देखो शॉर्ट डापोल नहीं है, डिस्टेंस अच्छा खासा है, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में आर की जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन में बराबर सी है, तो यहां पर हमें जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एक एक की फील्ड यहां पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो पी पॉइंट पर। तो यहां से डिस्टेंस हो गया 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर, और इस 4 से डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इसकी वजह से हो गया के क्यू बाय 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ गया मीटर में कन्वर्ट करने पर 10 की पावर 2। उसका पोटेंशियल हो गया माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर 2। तो देखो के क्यू और 10 की पावर 2 बाहर आ गया, अंदर जो बचा हमारे पास 2 भी चाहिए तो बाहर निकाल सकते हो, तो ये बेसिकली बचेगा हमारे पास कितना 3/4, तो 3/4 और 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8।
तो 3/8 KQ इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। तो राइट आंसर देखोगे फोर्थ वाला करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। 48 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर आपने किया हुआ है टेस्ट के अंदर, इसमें कुछ नहीं। क्या बताया था मैंने, इन सबको अलग अलग कर लो और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो। तो ये दोनों तो सेम सही है, पहले मैं अलग कर दूं, ठीक है, ये तीनों ही मैंने अलग कर दिए। तो दो तो हो गए प्लेनो कॉनकेव, फर्स्ट एंड सेकंड, रेडियस दोनों के बराबर दे रखे हैं, R1 R2 नाम अलग है बट रेडियस बराबर है। अच्छा, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा कितना 1.6, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5, इधर का भी हो गया 1.6। तो क्या करेंगे, F1 F3 लिख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, प्लेनो कॉनकेव वाला, R बाय ए म्यू जी -1। तो माइनस R की जगह आ गया 20, ए म्यू जी -1, तो इसका म्यू जी हो गया 1.6 -1.6, तो रिजल्ट बना -100/3 सेंटीमीटर। यही इसका आया, यही इसका आया। F2 लिख लेते हैं, फॉर्मूला इक्वी कॉन्वेक्स वाला R/2 ए म्यू जी माइनस, नहीं तो खूब सीखा हुआ है आपने, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। 0.5 यहां बचेगा, ये 1 आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 2/F1, ये मैंने इसलिए लिख लिया कि 1/F1 प्लस 1/F3 बराबर ये 2/F1 लिख लिया मैंने, और साथ में आ जाएगा 1/F2 विद प्रॉपर साइन, जैसे हैं वैसे पुट कर देते हैं। तो माइनस का 2/F1 करेंगे, ये रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/50, ठीक है, प्लस का 1/20 था, 1/20। तो फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा ऊपर -6 और इधर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 100। तो F इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -100 आ रही है, राइट आंसर सेकंड। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पर चॉइस भी तो थी, छोड़ भी तो सकते थे सेक्शन बी में, इतने तो कर ही लिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 49 नंबर, बहुत ही घटिया प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक वायर है, L उसकी लेंथ है, एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स बता दो। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला लगा लो। तो F की वैल्यू हो गई I L क्रॉस B, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I के ऊपर क्यों वेक्टर लगा दिया मैंने, यहां से उड़ाओ। तो F की वैल्यू मेरे पास आ गई I, L की जगह आ गया L I कैप, क्रॉस B की वैल्यू में दे रखी है 2 I कैप 3 J कैप -4 K कैप, ठीक है। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई, I क्रॉस I 0 हो जाएगा, I क्रॉस J ये हो जाएगा K, तो इधर L तो बाहर लग लो, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3K कैप। अच्छा, I क्रॉस K ये हो जाएगा -J, तो +4J कैप। अच्छा, हमें इसका मैग्नीट्यूड देना है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसकी हो जाएगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5IL। तो 5IL इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट आंसर सेकंड वाला। नेक्स्ट पर आते हैं। XT ग्राफ दे रखा है, क्या जानना चाह रहा है, एक्सेलरेशन बता दो 2 सेकंड पर। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बताते हैं। देखो बेटा, 2 सेकंड पर पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है -ω²x। ओमेगा हम टाइम पीरियड से लिख लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक ही इसका टाइम पीरियड हो गया। तो ओमेगा की जगह आ गया 4π² हो गया 64 इंटू एक्स की जगह मेरे पास आ गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज 1। ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है। तो -π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया, राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। ये था भाई 23 का पेपर। कैसा लगा, बहुत ही सिंपल था मेरे ख्याल से, एक आधा प्रॉब्लम छोड़ करके कोई सिली मिस्टेक का भी इसमें चांस नहीं था। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे से तैयार किया। फिजिक्स मैंने क्या बोला था, एग्जामिनर अब देगा तो कहां से देगा, बेचारा डर गया, इन्होंने इतना आसान पेपर दिया, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूं हमेशा फिजिक्स की तैयारी अच्छी रखो, ठीक है ना। मेरे साथ चलोगे तो फिजिक्स कभी दिक्कत में नहीं आएगी। आसान आए मुश्किल आए कैसा भी पेपर आए, हमेशा उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा सोल्यूशन। आई होप अब आप अच्छा करके आए होगे, अच्छी रैंक लाओगे। जिन बच्चों की रैंक है वो जरूर मेरे को बताते जाना, ठीक है ना, ताकि हम उनका रिजल्ट पब्लिश कर सकें और बच्चों को मोटिवेशन दे सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।